तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना। तो जो मेटल हमने बनाया वो मेटल हमारा 99% या 99.9% प्योर नहीं है। तो 99% या 99.9% प्योर करने के लिए जो हम प्रोसेस अपनाएंगे दैट इज रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग है तो बहुत तरह का प्रोसेस है, उनमें से मुझे कुछ प्रोसेस पढ़ने हैं। जैसे पहला डिस्टिलेशन। जैसे पहला प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस अब तब करते हैं जब मेटल और इम्प्योरिटीज के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। तो वेरी सिंपल, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटीज। मेटल एंड इम्प्योरिटीज, इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से। एग्जाम्पल ले लिया जाए तो जिंक है, मरकरी है, ईटीसी। इसके अंदर खास बात यह है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लो मेल्टिंग मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट करेंगे क्या? डिस्टिलेशन वेरी सिंपल, एक कंटेनर राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, इसके अंदर हमने मेटल डाला और इम्प्योरिटीज डाला। मेटल का हमने माना कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, माना, ऐसे तो वाटर का होता है, और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री। नीचे से टेम्परेचर लगाएंगे और एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि 100 से ज्यादा टेम्परेचर इसमें ना जाए। ऐसा करने के बाद मेटल जो है इवापोरेट होने लगेगा। हम यहाँ पर ट्यूब को कुछ इस कदर रखेंगे, यहाँ पर कंडेंसर रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ से वेपर निकले इससे थ्रू पास हो तो ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ जमा हो। तो यहाँ पर प्योर मेटल हमारा जमा हो गया। इम्प्योरिटीज यही रह जाएगा क्योंकि इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री है, मेटल का 100 डिग्री। हमने इतना ही टेम्परेचर एडजस्ट किया है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि 100 से ज्यादा टेम्परेचर इसमें न जाए, ताकि सिर्फ मेटल बॉयल होकर के बाहर आ जाए। तो सिंपल मेथड डिस्टिलेशन मेथड, जिसके थ्रू हम मेटल और इम्प्योरिटीज को अलग करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ आया, कहीं कंफ्यूजन हो बोलना। दूसरा पॉइंट लिक्वेशन। लिक्वेशन मेथड, इस मेथड के अंदर में हम मेल्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करते हैं, यानी डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट में फर्क है मेटल और इम्प्योरिटीज में। फिर से वही बात, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम, ठीक है ना, लो मेल्टिंग मेटल, लो मेल्टिंग मेटल। लाइक टिन। करेंगे क्या कि एक हम स्लोपिंग सरफेस बनाएंगे, ऐसा स्लोपिंग सरफेस, और यहाँ कंटेनर लगाएंगे। यहाँ पर हमने मेटल और इम्प्योरिटीज के साथ जो भी सॉलिड सब्सटेंस है हमने रखा, और इस स्लैब को अब हम हीट करेंगे। तो सब स्लैब गर्म होगा तो ये मेटल भी गर्म होगा, इम्प्योरिटीज भी गर्म होगा। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से मेटल इसमें से पिघलते हुए इधर की ओर चलेगा, यहाँ गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा। हमने इस स्लैब के ऊपर में मेटल और इम्प्योरिटीज को रखा, कंडीशन अप्लाई, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो मेटल मेल्ट होकर के आगे बढ़ेगा और इस स्लोप के सहारे नीचे जमा हो जाएगा।
तो मेटल इसमें इम्प्योरिटीज ये है क्योंकि हमने टेम्परेचर इतना ही एडजस्ट किया है कि सिर्फ मेटल मेल्ट करे, इम्प्योरिटीज नहीं। मानकर चलो कि मेटल अगर 50 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है तो इम्प्योरिटीज 75 डिग्री पर, तो हमने हीटिंग इफेक्ट 50 डिग्री का ही दिया ताकि सिर्फ मेटल ही मेल्ट हो, इम्प्योरिटीज मेटल मेल्ट ना हो, और मेटल धीरे धीरे पिघल कर इधर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज यही रह जाएगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई कंफ्यूजन हो, साफ कहना सर समझ नहीं आया। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है सिंपल मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके अंदर हम मेनली कॉपर को करते हैं एंड जिंक को। एग्जाम्पल कॉपर एंड जिंक, ये दोनों कॉपर एंड जिंक थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू कॉपर और जिंक को करते हैं। ध्यान देना, इसकी कुछ खासियत भी है। इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो बड़ा काम का होता है। कॉपर और जिंक का करते हैं, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज होता है वो बड़ा काम का होता है। मतलब वो इम्प्यूरिटीज हमारा गोल्ड होता है, वो इम्प्यूरिटीज हमारा सिल्वर होता है, वो इम्प्यूरिटीज हमारा प्लेटिनम होता है, एंटीमनी होता है, सेलेनियम होता है। अब हम सोचेंगे कि ये इम्प्यूरिटीज तो बड़ा महंगा है, जितने का मेटल नहीं उतने का इम्प्यूरिटीज। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो जरा ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है। एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, बड़ा सा कंटेनर, इसमें हम दो मेटल रॉड डालते हैं, एक इम्प्योर मेटल काफी बड़ा लंबा चौड़ा, एक इम्प्योर मेटल और एक प्योर मेटल। प्योर मेटल एक लाइन बिल्कुल वायर की तरह, यानी हेयर की तरह स्ट्रेट, इतना ही पतला, ये प्योर मेटल। और ये इम्प्योर मेटल, इम्प्योर सी। जैसे ही इसमें हम करंट पास करते हैं, जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं, और इसी का सॉल्यूशन भी है CuSO4, इसी का सॉल्यूशन भी है। जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं, ये इम्प्योर कॉपर टूटने लगता है और सॉल्यूशन में आता है। इम्प्योर कॉपर टूटकर सॉल्यूशन में आता है और यहाँ का कॉपर इस पे जमा होने लगता है, और यहाँ का कॉपर इसमें जमा होने लगता है। ध्यान से थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे ही तुमने करंट पास किया, ये इम्प्योर कॉपर टूट कर बिखरता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का कॉपर इस पे जमा होता है। यानी ये कॉपर इधर गया, इसका कॉपर इधर आया, धीरे धीरे करके ये टूट कर बिखरता जाता है और इस पर जमा होता जाता है। ये वायर बन जाता है, ये स्लैब बन जाता है, और टूटते वक्त इम्प्यूरिटीज नीचे गिरते जाते हैं मड के फॉर्म में, सिल्वर या गोल्ड मड के फॉर्म में यहाँ जमा होते हैं। हाँ हाँ, बोलो बालक। चल दिए सब लोग? चलो ठीक है। आर्क बना था? अच्छा, चलो मसाला बचा नहीं है ना, तो वो फिर बचा दिया, तो उसमें पानी डाल के छोड़ दिया। अच्छा चलो, अच्छा अच्छा चलो, तब तो वो मिक्स भी कर देगा, चलेगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है तब। हाँ
अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो ज्यादा मिलाए तो बोल दिया करना कि भैया वो बोल, हाँ, अगर ज्यादा वो लोग मिलाए ना रे। हेलो, अगर बदरपुर ज्यादा मिलाए ना तो टोक दिया करना कि भैया ज्यादा मत मिलाओ, कम ही रहने दो। नहीं बोले इतने इतने नहीं, थोड़ा कभी कम ही डाल लिया करो। ठीक ना। हाँ हाँ। अच्छा चलो ठीक है, एक बार हम भी कल समझा देंगे। अच्छा। हम्म। चलो ठीक। थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक। एक बार फिर से, ये इम्प्योर मेटल, ये प्योर मेटल, जैसे ही करंट पास करेंगे सॉल्यूशन का कॉपर इस पे जमा हो जाएगा और यहाँ का कॉपर सॉल्यूशन में आकर एडजस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये टूट कर बिखरता जाता है, ये जमा होता जाता है, ये मोटा हो जाता है, ये पतला हो जाता है। टूटते वक्त इसके इम्प्यूरिटीज नीचे गिरते जाते हैं मड के फॉर्म में, लेकिन ये इम्प्यूरिटीज है क्या? तो ये इम्प्यूरिटीज तो तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है। ये इम्प्यूरिटीज तुम्हारा गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम है। इसलिए इस इम्प्यूरिटीज को बेचकर ही इस पूरे सिस्टम का कॉस्ट निकल जाता है। इसलिए ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है कि उसकी इम्प्यूरिटीज में, यहाँ जो मड है, मड में तो सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम है, इसी को सेल आउट करके पूरे सिस्टम का खर्च निकल जाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है। इस केस में जो रिएक्शन होगा तो मेटल जो है सबसे पहले डिसोसिएट होगा मेटल आयन में और इलेक्ट्रॉन, और यही मेटल आयन फिर इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल बना देगा, सिंपल वे में, मेनली कॉपर एंड जिंक के लिए। नेक्स्ट है हमारा जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, इसमें कहा जाता है कि impurities आर मोर soluble इन molten। इसमें, जैसे इसमें आपने देखा कि लो मेल्टिंग मेटल है, इसमें लो मेल्टिंग इम्प्यूरिटीज है। जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो हम लिक्वेशन मेथड लेते हैं, जब इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो हम जोन रिफाइनिंग लेते हैं। तो सिंपल वे में हम बोलेंगे इम्प्यूरिटीज आर मोर soluble इन मेल्ट, मोर soluble इन molten फॉर्म। का सिंपल मतलब इम्प्यूरिटीज आसानी से मेल्ट करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले तो एग्जांपल लिख दे इनमें कौन कौन से आते हैं। तो जर्मेनियम आते हैं, बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, ये सारे आते हैं। होता क्या है इसमें कि एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर के अंदर में इम्प्योर मेटल डाल देते हैं। कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है और कंटेनर के अंदर में इम्प्योर मेटल रख दिए। अब हम रोटेटिंग हीटर लेंगे, एक रोटेटिंग हीटर जो हीट करते हुए आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे घूम कर आएंगे, फिर हीट करेगा, फिर ऐसे घूम कर आएंगे, फिर हीट करेगा। बार बार हीटिंग इफेक्ट देने से इम्प्यूरिटीज मेल्ट करता जाता है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर है।
बार बार रोटेटिंग हीटर ऐसे ऐसे घूमेगा तो इम्प्योरिटीज मेल्ट करने लगेगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट कम है, और मेल्ट करके वो आगे सरकता जाएगा, और आगे सरकने के बाद उस मेटल का कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएगा और मेटल अलग हो जाएगा। ये बार बार हीटिंग इफेक्ट से सारे इम्प्योरिटीज इधर आने लगेंगे, मेटल वहीं रह जाएगा, यानी इम्प्योरिटीज अलग हो गया और मेटल अलग हो गया, दोनों अलग हो जाते हैं। दैट इज जोन रिफाइनिंग, दैट इज जोन रिफाइनिंग। फिर से बोल दे रहे हैं, ध्यान देना कि एक कंटेनर के अंदर हम इम्प्योर मेटल रख करके कंटेनर गर्म करते हैं, और रोटेटिंग हीटर से गर्म कर करके बार बार यूं घूमते रहते हैं। ऐसा करने से इम्प्योरिटीज मेल्ट करता जाता है और धीरे धीरे आगे की ओर सरकता है, तो मेटल इम्प्योरिटीज दोनों अलग हो जाते हैं कंटेनर के अंदर, तो हम मेटल को अलग कर लेते हैं। दैट इज जोन रिफाइनिंग। अब जोन रिफाइनिंग के बाद है हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। सबसे पहले मेटल को हम वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सबसे पहले हम मेटल को वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स। और इस वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स को हम हीट करके डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं तो मेटल अलग हो जाता है और इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है, इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं। इसे तुम मान कर चलो जस्ट लाइक लीचिंग यानी ब्लीचिंग। ये हमारा मेटल है चेहरा, हमने इसमें कोई ना कोई कंपाउंड यानी कि साबुन लगा करके मिक्स किया, फिर साबुन को धो डाला तो गंदगी बाहर निकल गया, चेहरा साफ हो गया। उसी की तरह है, उसी की तरह वेपर फेज रिफाइनिंग। अब वेपर फेज रिफाइनिंग है तो वेपर फेज में दो साइंटिस्ट ने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अपना कंसेप्ट दिया है, इसलिए उन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ये प्रोसेस है। पेज पलटने जा रहे हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो हमने पढ़ा वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें दो बातें हैं, एक है हमारा मॉन्ड प्रोसेस और दूसरा है वैन आर्कल प्रोसेस। वैन आर्कल प्रोसेस, ये जो मॉन्ड प्रोसेस है ये निकेल के लिए है, और वैन आर्कल प्रोसेस जो है ये जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए है, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए है वैन आर्कल प्रोसेस। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल, मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल। तो थोड़ा ध्यान से समझना कि इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देना, निकल इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म volatile complex, to form volatile complex, टेम्परेचर 350 केल्विन, बैलेंस कर लिए। अब जैसे ही हमने निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट किया तो कॉम्प्लेक्स बना। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज कर देंगे। इस कॉम्प्लेक्स को हाई टेम्परेचर पर हम डिकम्पोज कर देंगे, मतलब थोड़ा इससे ज्यादा टेम्परेचर ले जाएंगे तो टूट जाएगा। तो कितना, तो ज्यादा नहीं, 450 केल्विन। तो निकेल अलग हो गया और 4CO अलग हो गया। तो तुम सोचोगे कि सर ये क्या बात हुई, आपने CO लगाया, CO हटाया, तो हुआ क्या इसमें?
बिल्कुल वही चीज। जब चेहरे पे साबुन लगाकर हटाना ही था तो तुमने साबुन लगाया क्यों? तुमने चेहरे पर साबुन लगाया ही क्यों जब उसे धोकर हटाना था? इसलिए लगाया कि जब वो साबुन हटेगा तो गंदगी लेकर जाएगा। दैट इज द केस। हमने इस चेहरे पर साबुन इसलिए लगाया कि अब ये साबुन जब हटेगा तो इसके गंदगी को लेकर जाएगा, ताकि ये चेहरा साफ हो जाए। तो बनाने का यही मकसद है कि सीओ को जब हम निकेल में मिक्स करके कॉम्प्लेक्स बनाएं, अब इस कॉम्प्लेक्स को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो सीओ जो है निकेल के सारे गंदगी को लेकर जाएगा, निकेल प्योर साफ हो जाएगा। दैट इज द केस फॉर निकेल, यानी मॉन्ड प्रोसेस। सेम केस वैन आर्कल प्रोसेस फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। सेम केस। तो इसका दूसरा पार्ट है जिरकोनियम या टाइटेनियम, हम कुछ भी ले ले, चलो हमने जिरकोनियम ले लिया। तो in this process zirconium is heated with iodine to form volatile complex ZrI4, बैलेंस कर लिया at high temperature। मेंशन करने की जरूरत नहीं है कितना टेम्परेचर, याद रखोगे। at high temperature to form volatile complex which then decompose for और high temperature, यानी कि मानकर चलो टंगस्टन वायर के ऊपर, ठीक है, हाई टेम्परेचर टू गिव जिरकोनियम। क्यों? I2 अलग हो गई। तो फिर से वही बात हो गई कि जब हमने जिरकोनियम को आयोडीन के साथ में रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाया, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जब हमने इसे डिकम्पोज किया तो आयोडीन जो अलग हुआ वो इसके गंदगी को लेकर जाएगा ताकि जिरकोनियम साफ हो जाए। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में वैन आर्कल ने कहा तो वैन आर्कल प्रोसेस, इसके बारे में मॉन्ड ने कहा तो मॉन्ड प्रोसेस, दोनों अलग अलग प्रोसेस। ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, ये था हमारा 6th, ये है 7th, क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा बहुत आपने डिटेल्स में 11th में भी पढ़ा था, 12th में तो नेग्लिज बहुत कम पढ़ने। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी मेथड। इन दिस मेथड, मतलब ये मेथड मेनली बेस्ड है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्सॉर्ब, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्सॉर्ब, different component of mixture are differently adsorbed, that is chromatography। Adsorb on an adsorbent, on an adsorbent। इसके अंदर में जो मूव करने वाला, ऐसे मानकर चलते कि हमारे पास एक ब्यूरेट है, आपने नाम सुना होगा, ब्यूरेट देखा भी होगा। यहाँ नल लगा होता है, यहाँ पर हम पहले से कोई एक सॉल्वेंट डाल कर रखते हैं, सॉल्वेंट डाल कर रखते हैं। इस सॉल्वेंट के ऊपर में हमने मिक्सर डाला, मिक्सर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमने मिक्सर डाला। इसके ऊपर जो ये पहले से सॉल्वेंट है इसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। और जो मिक्सर इसमें डालेंगे तो वो नीचे की ओर सरकेगा, इसे हम मोबाइल फेज कहेंगे, मोबाइल फेज कहलाता है जो नीचे की ओर ये सरकेगा। तो जैसे ही मिक्सर को हमने इस पे डाला, इन दोनों का एड्सॉर्ब होने का रेट अलग अलग है, दोनों अलग अलग रेट से एड्सॉर्ब होगा। हो सकता है कि ए तेजी से एड्सॉर्ब हो या बी तेजी से एड्सॉर्ब हो, दोनों में से कोई एक
अलग एड्सॉर्ब होगा, दूसरे का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग होगा। तो इस बेसिस पर सेपरेट करना क्रोमेटोग्राफी मेथड कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये मेन हमारा प्रोसेस था रिफाइनिंग का, ये हमारा मेन प्रोसेस था रिफाइनिंग का। तो रिफाइनिंग भी हमारा कंप्लीट, यानी इस वक्त जो हमें मेटल मिल रहा है सारे के सारे 99% या 99.9% प्योर मिल रहा है। अब हम इसमें थर्माइट प्रोसेस लेंगे। अब इसमें अलग से अब कुछ 2-3 टॉपिक है। थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, ठीक। एल्युमिनियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये थर्माइट प्रोसेस क्या है? एल्युमिनियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्युमिनियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। इट रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम या कुछ भी, इट रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, आयरन etc at high temperature। एल्युमिनियम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस करता है हाई टेम्परेचर पर। एल्युमिनियम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को, चाहे क्रोमियम हो, आयरन हो, चाहे जो भी हो, एल्युमिनियम अगर हाई टेम्परेचर पर किसी भी ऑक्साइड को रिड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को हम थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, और ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। यानी सिंपल वे में रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड बाय एल्युमिनियम इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। सिंपल वे में कि रिडक्शन ऑफ एनी मेटेलिक ऑक्साइड विद एल्युमिनियम एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस, एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर। कोई दिक्कत? कहीं कोई कंफ्यूजन हो अब बोलेंगे जरूर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि आपको हम सिर्फ प्रोसेस समझा रहे हैं, थ्योरी तो हम आपको सेंड ही कर देते हैं, इसलिए केवल प्रोसेस समझा रहे हैं, लर्निंग का है। बाकी ऑफलाइन में तो थ्योरी भी लिखना पड़ता है, इसलिए वो लोग आपसे काफी पीछे हो गए फिलहाल। अब ये जितने भी एक्सट्रैक्शन हमने अभी अभी पढ़ा, जितने भी एक्सट्रैक्शन हमने अभी अभी पढ़ा, सारे के सारे मेटल का था। अब जरा कुछ नॉन मेटल के एक्सट्रैक्शन सिंपल वे में 1-2 लाइन। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल, ध्यान देना। तो पहले थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, ज्यादा नहीं, कि नॉन मेटल कैन बी extracted by oxidation process, by oxidation process। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू इनका रिडक्शन होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एक एग्जांपल, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन, फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl का पानी में, NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन मुझे तो प्रॉपर वे में कि NaCl और प्लस H2O,
दैट इज ब्राइन सॉल्यूशन। लेकिन इस ब्राइन सॉल्यूशन में मुझे सिर्फ क्लोरीन से मतलब है, इसलिए NaCl न लिखकर Na+Cl-, हम सिर्फ Cl- को लेकर रिएक्शन में चलते हैं। मेरे पास सोडियम है, हमने NaCl लिया है, मतलब मेरे पास सोडियम है, लेकिन मुझे रिप्रेजेंट इक्वेशन में सिर्फ क्लोरीन का करना है, नॉन मेटल। तो Cl- वाटर के साथ Cl2 बनाएगा, प्लस H2 बनाएगा, +2 OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का मतलब NaOH बन जाएगा। ठीक, इस तरह से नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ड्यूरिंग सच एक्सट्रैक्शन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड। वो भी कंडीशन होता है नॉन मेटल के नेचर के अकॉर्डिंग। वो क्या कि ड्यूरिंग सच एक्सट्रैक्शन एक्सटर्नल पोटेंशियल मोर देन 2.2 volt is applied. 2.2 volt is applied, in which hydrogen and aqueous NaOH are obtained as byproduct. Hydrogen and aqueous NaOH are produced as byproduct. कोई दिक्कत? सिंपल वे में एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल, सिंपल प्रोसेस। अब हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस क्या है? तो हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि पोटेंशियल का पावर के बेसिस पर सेपरेशन, मतलब। तो चलो देखते हैं। इन हाइड्रोमेटलर्जी metal can be extracted by electrolysis process, electrolysis process के थ्रू, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड नॉट बी लोअर, because lower electrode potential of metal reduces the solution। ठीक है, इसलिए ऐसे कंडीशन में खास करके जिंक को हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी प्रोसेस से अलग करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड नॉट बी लोअर, बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेटल का होगा वो सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा। तो कुछ ही एक मेटल है जो हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से अलग होते हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू थोड़ा हाई होता है। तो लिमिटेशन के फॉर्म में कि लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन reduces the solution। इस वजह से जिंक कैन नॉट बी reduces by हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से जिंक अलग नहीं होता है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू काफी कम है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉपर और जिंक में हम कॉपर को हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से अलग कर लेते हैं, लेकिन जिंक को क्यों नहीं? तो एक लाइन में जवाब, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम है, वो अपने सॉल्यूशन को ही रिड्यूस कर देता है। इस वजह से जिंक हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से अलग नहीं होता।
कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो बोलेंगे जरूर। अब यहाँ तक तो हमारा ये क्या कहते हैं, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है, पूरी तरह से खत्म होता है। चैप्टर यहाँ दी एंड होता है। एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो मतलब कि न्यूमेरिकल तो 1 to 4 चैप्टर में एक छोटा सा है, होल्ड करना, एनसीईआरटी का है। 6.21 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। उसके बाद कि डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 दे रखा -540 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ L2O3 भी दे रखा है -827 किलो जूल पर मोल। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज एल्यूमिनियम रिड्यूसेस Cr2O3, क्या एल्युमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है? क्या एल्युमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है? तो जवाब होगा यस। यस, एल्युमिनियम रिड्यूसेस Cr2O3। क्यों? वैल्यू से ही पता चल गया, हमने लिंगम डायग्राम में बताया था। हमने लिंगम डायग्राम में बताया था कि जिस ऑक्साइड का फॉर्मेशन का डेल्टा जी का वैल्यू मोर नेगेटिव होगा, उसके मेटल दूसरे के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो क्या एल्युमिनियम इसको रिड्यूस करेगा? यस, एल्युमिनियम रिड्यूसेस Cr2O3, कारण बिकॉज इट्स डेल्टा जी वैल्यू इज मोर नेगेटिव देन क्रोमियम ऑक्साइड। अगर तुमसे बोले कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो तुम प्रूफ करके भी दिखा सकते हो। कैसे? तो ध्यान देना, द गिवन इक्वेशन, यानी इक्वेशन, तो इक्वेशन ये है कि 2Cr प्लस 3/2O2 गिव्स Cr2O3। इसका डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा है -540। फिर 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। इसका डेल्टा जी का वैल्यू दे रखा -827। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड दे रखा। अब जो पूछा गया कि क्या एल्युमिनियम, तो हम एल्युमिनियम को उल्टा कर देंगे। क्या एल्युमिनियम यानी इनके साथ मिक्स कर देंगे। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को लेकर चल रहे हैं, Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। अब इस इक्वेशन को उल्टा कर रहे हैं, Cr2O3 gives 2Cr plus 3/2O2। इसका डेल्टा जी का वैल्यू -827। हमने इस इक्वेशन को उल्टा कर दिया, तो इसका डेल्टा जी का वैल्यू 540। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2Al प्लस Cr2O3 गिव्स, ये कैंसिल 2Cr प्लस Al2O3। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? तो यस, पॉसिबल है, क्योंकि इस इक्वेशन में डेल्टा जी का वैल्यू -827 प्लस 540 इक्वल्स टू नेगेटिव आ रहा है। तो डेल्टा जी का नेगेटिव वैल्यू स्पॉन्टेनियस को इंडिकेट करता है, स्पॉन्टेनियस को इंडिकेट करता है।
यानी रिडक्शन फिजिबल है, इस बात को वो इंडिकेट करता है। हमारा रिडक्शन फिजिबल है, इस बात को वो इंडिकेट करता है। किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो। तो एक तो हम डायरेक्ट यही जवाब दे दिए, क्यों? तो इनके वैल्यू को देखकर, तो एलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग जिसका वैल्यू मोर नेगेटिव है वो चीज पॉसिबल है। और अगर बोलेगा प्रूफ करके दिखाना है तो प्रूफ हम ऐसे करेंगे, तो प्रूफ हम ऐसे करेंगे। तो यहां तक किसी को कुछ भी कहना है तो बोल दो, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। ये चैप्टर पूरी तरह से आपका दी एंड यहाँ हो जाता है। ठीक है, वक्त की नजाकत को देखते हुए, बिना सोचे समझे, क्योंकि इस पे हम प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ चैप्टर ही पढ़ना था और आपको भी चैप्टर ही पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप प्रॉपर वे में आप बोर्ड के लिए पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम इस वक्त नहीं करेंगे। चैप्टर पढ़ना जरूरी था कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका सिलेबस का आखिरी चैप्टर बायोमोलिक्यूल, थोड़ा सा लेंदी है, मानकर चले कि ये 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन। तो बायोमोलिक्यूल हमारा चैप्टर शुरू होता है यहीं से। तो पहले सिंपल वे में कि ये बायोमोलिक्यूल है क्या, तो इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। ये बॉडी के अंदर में जो प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, प्रिवेंशन होता है, ठीक ना, वो सारे सिस्टम को ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो एक लाइन में ध्यान देना, इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ chemical reaction in body which leads to life, which leads to life। ठीक, दैट इज बायोमोलिक्यूल। तो जितने भी लिविंग बींग है, जितने भी लिविंग बींग है आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। उनमें से मुझे कुछ पढ़ने हैं। तो लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ, are made up of various complex biomolecule like carbohydrate। जो जो मुझे पढ़ना है उन्हीं को एग्जांपल में, ये सारे मुझे पढ़ने हैं। बायो कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फिर विटामिन्स, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड ईटीसी। होने के लिए इसमें लिपिड्स भी होता है, हार्मोन्स भी होता है, एंजाइम्स भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में हमने वही एग्जाम्पल लिखा है जो मुझे पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड आ जाएगा, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, ईटीसी। इन्हीं के बारे में मुझे पढ़ने हैं।
कि दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। अब इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है सेल को एनर्जेटिक करना, रैप्चर सेल को ठीक करना, डेवलप करना, जिससे पूरा ऑर्गन या लिविंग बीइंग सिस्टम वर्क करे। तो दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में सबसे लेंदी कार्बोहाइड्रेट है, सबसे लेंदी कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा लेंदी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल मतलब जो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे। तो वो केमिकल सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स, इंस्टेंट एंड रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एंड रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि देखते होगे कि कहीं में गर्मी से थके हारे आ रहे हैं और एक गिलास पानी में ग्लूकोज डाल करके पी लिए, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल गया, इंस्टेंट एनर्जी मिल गया, एकदम फ्रेशनेस महसूस हो जाता है। क्यों? कि दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, इंस्टेंट एंड रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तो कि ये स्वीट इन टेस्ट है, जितने भी हो, चाहे चीनी हो, गन्ना हो, शकरकंदी हो, आलू हो, चाहे इस सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इसलिए इन्हें हम सेकेराइड्स भी कहते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट। Hence it is also called saccharides. स्वीट इन टेस्ट होने की वजह से हम इन्हें सैकेराइड्स कहते हैं। सैकेराइड्स का सिंपल मतलब मीठा, कारण तो ये स्वीट इन टेस्ट है। अब ये है क्या? हमें कैसे पता किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट बोले? किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट बोले, ये है क्या? तो वेरी सिंपल, एक प्रॉपर मीनिंग और डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as optically active, optically active polyhydroxy aldehyde or ketone or the compound which produce such unit on hydrolysis, that is carbohydrate, that is the mainly carbohydrate, perfect definition जिसके अंदर ये सब कुछ हो, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप, वो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई एक ना एक ग्रुप कवर करता हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तीन प्रॉपर्टी दिखे, वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाए। किसी को कोई दिक्कत?